जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। बात कर लेते हैं दिन भर की सारी बड़ी खबरों की, जहां सबसे पहले आपको बताएंगे भारत के चिकन नेक के पास पहुंची पाकिस्तानी सेना। बांग्लादेश वाले मोहम्मद यूनुस ने तो हद ही कर दी पार दोस्तों। तो उधर गणतंत्र दिवस समारोह से पहले पाकिस्तान ही नहीं, अब बांग्लादेश बॉर्डर पर भी हाई अलर्ट पर भारतीय सेना बीएसएफ को सौंपी गई ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी। तो वहीं एक रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है दोस्तों की पाकिस्तान में हिंदुओं की सुरक्षा में फेल हो चुकी है शहबाज सरकार। अब उनके लिए सिर्फ एक ही रास्ता बचा है। क्या है वो रास्ता, तो वही बताएंगे। डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसी से बढ़ गया बवाल, यूरोप से एशिया तक मच गया कोहराम, युद्ध में घिरी आधी दुनिया दोस्तों। बताएंगे कैसे डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रपति पद की शपथ लेने के बाद तूफानी रफ्तार से कई बड़े ऐलान कर दिए, जिसने पूरी दुनिया में बवंडर लाकर खड़ा कर दिया। तो वहीं एक से एक बड़ी खबर आपको बताने वाले हैं, बस आप वीडियो के लास्ट तक बने रहेगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले देश भारत का निरंतर समर्थन करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कह दीजिएगा। तो अब बात कर लेते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की, जहां भारत के चिकन नेक के पास पहुंची पाकिस्तानी सेना। बांग्लादेश वाले मोहम्मद यूनुस ने तो हद ही कर दी पार। जी हां, बता दें बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस भारत विरोध में कुछ भी कर गुजरने को तैयार हैं। यही कारण है कि उन्होंने हाल में ही पाकिस्तानी सेना के एक उच्च अधिकारियों के एक प्रतिनिधि मंडल को भारत के चिकन नेक के नाम से मशहूर सिलीगुड़ी कॉरिडोर के पास स्थित रंगपुर का दौरा कराया है। रंगपुर रणनीतिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण स्थान पर स्थित है। ऐसे में पाकिस्तानी सेना के वरिष्ठ अधिकारियों का यह दौरा भारत की टेंशन बढ़ा सकता है, वो भी तब जब इसी चिकन नेक के दूसरी ओर चीन की नजर गड़ी हुई है। जी हां, आपको बता दें सिलीगुड़ी कॉरिडोर भारत के पश्चिम बंगाल में स्थित एक संकरी भूमि पट्टी है। ये पूर्वोत्तर राज्यों को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ता है। इसे चिकन नेक के नाम से भी जाना जाता है। ये भू राजनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा के लिहाज से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये कॉरिडोर नेपाल, भूटान और बांग्लादेश की सीमा से सटा है। ये महानंदा और तीस्ता नदी के बीच स्थित है। यह देश के 8 राज्यों को मुख्य भूमि से जोड़ता है, जिसमें अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा शामिल है। जी हां, रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तानी सेना और खुफिया एजेंसी इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस यानी आईएसआई के वरिष्ठ अधिकारियों की 4 सदस्यीय टीम ने 21 जनवरी को बांग्लादेश के रंगपुर जिले के गुप्त दौरे पर रवाना हुई थी। बांग्लादेश के शीर्ष सुरक्षा अधिकारियों ने खुलासा किया कि पिछले सप्ताह की शुरुआत में इस्लामाबाद दौरे के दौरान सशस्त्र बल प्रभाग में प्रधान कर्मचारी अधिकारी लेफ्टिनेंट जनरल एसएम कमर उल हसन द्वारा पाकिस्तानी सेना और आईएसआई को दिए गए निमंत्रण के बाद पाकिस्तानी अधिकारी बांग्लादेश दौरे पर आए थे। जी हां दोस्तों, वो लगातार चाइना से भी दोस्ती बढ़ा रहा है। फिलहाल तो उसने भारत के चिकन नेक के पास पाकिस्तानी सेना को पहुंचा करके भारत को बहुत बड़े टेंशन में डाल दिया है। अच्छा नहीं किया मोहम्मद यूनुस ने। मोहम्मद यूनुस सरकार में आने के बाद लगातार वो कदम उठा रहा है जिससे भारत को प्रॉब्लम हो सकती है। ऐसा लग रहा है दोस्तों कि मोहम्मद यूनुस भारत के जितने भी दुश्मन देश है उन सभी से मोटिवेटेड है। तो वहीं आपको बता दें बांग्लादेश के मोहम्मद यूनुस की इन्हीं हरकतों को देखते हुए अब गणतंत्र दिवस पर अपने भारत ने पाकिस्तान ही नहीं बांग्लादेश बॉर्डर पर भी हाई अलर्ट जारी कर दिया है। बीएसएफ को सौंप दी है बहुत बड़ी जिम्मेदारी दोस्तों। बता दें गणतंत्र दिवस पर हर साल पाकिस्तान से सटी सीमा पर हाई अलर्ट की खबर आप सुनते आ रहे होंगे, लेकिन इस बार बांग्लादेश से सटी सीमा पर भी चौकसी बढ़ा दी गई है। बांग्लादेश से तनावपूर्ण संबंध को देखते हुए इस बीच सीमा पर सुरक्षा को और मजबूत बनाने के लिए सीमा सुरक्षा बल बोले तो बीएसएफ ने ओपीएस अलर्ट अभियान शुरू किया है। 10 दिन का ये अभियान भारत बांग्लादेश सीमा पर सुरक्षा चौकसी बढ़ाने के लिए चलाया जा रहा है। बदलते हालात और सुरक्षा चुनौतियों को देखते हुए बीएसएफ ने यह कदम उठाया है। बीएसएफ ने 4096 किलोमीटर लंबी ये भारत बांग्लादेश सीमा पर ओपीएस अलर्ट अभियान 22 जनवरी से 31 जनवरी 2025 तक चलाने का निर्णय लिया है। इस दौरान सीमा चौकियों पर सुरक्षा बढ़ाने के साथ साथ गश्त और निगरानी को तेज किया जाएगा। बीएसएफ के आधिकारिक बयान के मुताबिक इस अभियान के तहत हर चौकी और क्षेत्र में सुरक्षा गतिविधियां तेज की जाएंगी। दोस्तों इस बार पाकिस्तान इतना बड़ा मुद्दा नहीं है जितना बड़ा मुद्दा बांग्लादेश बन चुका है भारत के लिए। हम आपको अगर ये भी कहें कि गणतंत्र दिवस के आयोजन से पहले पाकिस्तान बॉर्डर पर हाई अलर्ट जारी किया गया है तो आप कहेंगे यह अचंभे की बात नहीं है, हर बार का है। लेकिन अब बांग्लादेश पर उससे भी ज्यादा अलर्ट जारी किया गया है, जो वाकई में नोटिस करने वाली बात है। तो दोस्तों वहीं आपको बता दें, जब बात गणतंत्र दिवस की आ ही गई है तो बता दें भारत दौरे पर पहुंचे इंडोनेशियाई राष्ट्रपति सुबियांतो 76वें गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि बनेंगे। जी हां, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो अपनी पहली भारत यात्रा पर बृहस्पतिवार रात नई दिल्ली पहुंचे। हवाई अड्डे पर विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गेरिटा ने उनका स्वागत किया। सुबियांतो 76वें गणतंत्र दिवस समारोह में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होने के लिए आए हैं। इंडोनेशियाई के राष्ट्रपति सुबियांतो की यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच कई क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए समझौतों की उम्मीद है। वो गणतंत्र दिवस समारोह में
में भाग लेने वाले चौथे इंडोनेशियाई राष्ट्रपति होंगे। इंडोनेशियाई के पहले राष्ट्रपति सुकर्नो 1950 में भारत के पहले गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि थे। वहीं आपको बता दें, पाकिस्तान में हिंदुओं की सुरक्षा में फेल हुई शहबाज सरकार, पलायन ही बचा आखिरी रास्ता। रिपोर्ट में हुआ सबसे बड़ा खुलासा। जी हां, पाकिस्तान के मानवाधिकार आयोग यानी HRCP ने एक फैक्ट चेक स्टडी एक्सोर्ट्स इज द हिंदू कम्युनिटी लिविंग सिंध, यानी अगर हिंदी में बताएं तो पलायन क्या हिंदू समुदाय सिंध छोड़ रहा है की है। दोस्तों, HRCP ने बुधवार बोले तो 22 जनवरी 2025 को इस स्टडी के बारे में जानकारी दी। बताया कि पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों की रक्षा करने में सिंध राज्य विफल रहा है। इसके कारण कई हिंदू परिवार आस्था आधारित हिंसा के चलते ही नहीं बल्कि आर्थिक संघर्ष और जलवायु परिवर्तन के कारण भी पलायन करने को बेबस हो गए हैं। इस रिपोर्ट को देख के ये तो साफ होता है कि पाकिस्तान की शहबाज शरीफ की सरकार हिंदुओं की सुरक्षा में फेल हो गई है। इस रिपोर्ट के बारे में HRCP अध्यक्ष असद इकबाल ने बताया है कि सिंध प्रांत में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा और भेदभाव की घटनाओं की पुलिस रिपोर्ट बहुत कम हुई है। यही कारण है कि हिंदू भारत या अन्य देशों में पलायन करने के लिए मजबूर हो रहे हैं। जी हाँ, इस पर आपका क्या कथन होने वाला है दोस्तों, कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। हालांकि ये सबको शुरू से ही पता है कि पाकिस्तान में हिंदू समुदाय कतई भी सुरक्षित नहीं है, लेकिन अब इस रिपोर्ट ने और भी ज्यादा चौंका दिया है लोगों को। ऐसे में दोस्तों, आप अपनी राय देना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो वहीं आपको बता दें, पाकिस्तान से जुड़ी खबर, जहां खुद के हाथ में भीख का कटोरा लेकिन गाजा को बसाने के लिए सबसे आगे चला पाकिस्तान, दुनिया से मांगी मदद। जी हां, दिवालिया होने के नजदीक खड़ा पाकिस्तान अब इजरायली हमलों से बर्बाद हो चुके गाजा पट्टी को बसाने का ख्वाब देख रहा है। पाकिस्तान ने इसके लिए दुनिया की सहायता भी मांगी है। पाकिस्तान पिछले कई वर्षों से गंभीर आर्थिक संकट में फंसा है। हालात इतने बुरे हैं कि पाकिस्तान के पास पुराने कर्जों की किश्त चुकाने के पैसे तक नहीं है। इस बीच पाकिस्तान ने आज ही विश्व बैंक से $20 बिलियन के कर्ज के लिए बात कही है। ऐसे में सवाल उठता है कि जो देश खुद दुनिया से भीख मांग कर काम चला रहा है, वो किसी दूसरे की सहायता कैसे कर पाएगा। दरअसल पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने गुरुवार को अंतरराष्ट्रीय समुदाय से गाजा के पुनः निर्माण के लिए ठोस योजना तैयार करने का आह्वान किया। इसके साथ ही हजारों फलस्तीनी लोगों की मौत को लेकर इजराइल की जवाबदेही तय करने की भी मांग की है। इजराइल और हमास ने रविवार को गाजा में लंबे समय से प्रतीक्षित युद्ध विराम पर सहमति जताई, जिसके बाद बंधकों और कैदियों की अदला बदली हुई है। इससे 15 महीने बाद गाजा में जारी संघर्ष रुक गया है। वहीं बता दें, ट्रम्प पॉलिसी से बढ़ गया बवाल, यूरोप से एशिया तक कोहराम, युद्ध में घिरी आधी दुनिया। जी हां, डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रपति पद की शपथ लेने के जस्ट बाद ही तूफानी रफ्तार से कई बड़े ऐलान कर दिए, जिससे कई देशों में बवंडर मच गया। करीब करीब आधी दुनिया में कोहराम मचा है, क्योंकि ट्रंप के फैसले से कई मोर्चों पर विनाशक युद्ध शुरू हो सकता है। अलास्का से आर्कटिक तक बारूदी जलजला आ सकता है। मैक्सिको से रशिया तक भारी तबाही की आशंका हो गई है। और क्योंकि ट्रंप अमेरिका का विस्तार करके द ग्रेट अमेरिका बनाने की तैयारी कर रहा है। अभी ट्रंप की ताजपोशी की पूरे 3 दिन ही हुए हैं, लेकिन इन 3 दिनों में दुनिया में सारे समीकरण पलट गए। आधी दुनिया में कोहराम मच गया है। स्थिति युद्ध जैसी हो गई है, जो कभी भी तीसरे विश्व युद्ध के विस्फोट में बदल सकती है, क्योंकि ट्रंप के कई फैसले ऐसे हैं जिसने नाटो देश भी अब बौखलाने लगे हैं, जबकि चीन, रशिया तो पहले से ही अमेरिका के हिट लिस्ट में शामिल है। दोस्तों, अभी अमेरिकी राष्ट्रपति के जितने भी फैसले आए हैं, जितने भी स्टेप्स उठाए गए हैं, ऐसे में वो कौन कौन से फैसले जिम्मेदार है जिसने पूरी दुनिया में भूचाल ला दिया। तो पहला ऐलान है मैक्सिको बॉर्डर पर इमरजेंसी, दूसरा ऐलान है पनामा कैनाल को वापस लाने का बयान, तीसरा है कनाडा ग्रीनलैंड को अमेरिका में मिलाने का जारी स्टेटमेंट, चौथा है कनाडा मैक्सिको पर 25% टैरिफ लगाने की तैयारी, पांचवा है चीन पर 10% टैरिफ लगाने का प्रस्ताव, छठवां ऐलान है दोस्तों युद्ध विराम को लेकर रशिया पर दबाव, और सातवां है नाटो देशों पर रक्षा खर्च बढ़ाने का दबाव। जी हां, अभी अमेरिकी राष्ट्रपति के कई और फैसले आने बाकी हैं। इनमें से कुछ फैसले आपको विस्तार से बताते हैं, जिसने अब तक चीन से लेकर रूस तक टेंशन खड़ा कर दिया है। अमेरिका ने फिलीपींस में नए लोकेशन पर तैनात कर दी है टाइफोन मिसाइलें। जी हां, अमेरिका सेना ने अपने टाइफोन लॉन्चर को फिलीपींस के लाओग एयरफील्ड से लुजोन द्वीप पर दूसरे स्थान पर तैनात कर दिया है। यह मिसाइल सिस्टम लंबी दूरी तक कई तरह की मिसाइलें दाग सकता है। टाइफोन मिसाइल को दूसरी जगह तैनात करने की जानकारी फिलीपींस सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने दी है। टाइफोन लॉन्चर में शामिल टॉम होग क्रूज मिसाइलें फिलीपींस से चीन और रशिया दोनों देशों में लक्ष्यों को भेद सकती है। इसके साथ मौजूद SM-6 मिसाइलें 200 किलोमीटर 165 मील के आसपास से अधिक दूर हवाई या समुद्री लक्ष्यों पर हमला कर सकती है। दोस्तों, तो वहीं आपको बता दें, ट्रंप के ऐलान के बाद एक्शन में आ गया अमेरिका। मैक्सिको बॉर्डर पर भेज दिए 1500 अतिरिक्त सैनिक। क्या बढ़ेगा इनके बीच तनाव। दरअसल अब अमेरिकी मैक्सिको सीमा पर परिंदा भी नहीं मार सकेगा, पर प्रवासियों को रोकने पेंटागन करने जा रहा सैनिकों की भारी तैनाती। दोस्तों, पेंटागन दक्षिणी सीमा की सुरक्षा के लिए 1500 से अधिक सक्रिय सैनिकों की तैनाती कर रहा है। यह अतिरिक्त सुरक्षा बल मैक्सिकन प्रवासियों को सख्ती से रोकने के लिए
काम करेगा। अमेरिकी अधिकारियों ने बताया है कि अगले 24 से 48 घंटे में सैनिक सीमा पर पहुंच जाएंगे। कार्यवाहक रक्षा मंत्री रॉबर्ट सैलेस से बुधवार को तैनाती के आदेश पर हस्ताक्षर किए जाने की उम्मीद थी, लेकिन अभी तक ये स्पष्ट नहीं है कि कौन से सैनिक या यूनिट जाएंगी। वहीं सैनिकों की संख्या में भी परिवर्तन हो सकता है। ये देखना अभी बाकी है कि क्या वे कानून प्रवर्तन का काम करेंगे या नहीं करेंगे। फिलहाल वहां पहले से ही 2500 सैनिक तैनात है, उस पर अतिरिक्त 1500 सैनिक भेजे जाएंगे, जिससे यहाँ सीमा पर तैनात सैनिकों की संख्या पूरा 4000 तक पहुंच जाएगी। दोस्तों वहीं आपको बता दें, रशिया यूक्रेन युद्ध को लेकर भी दावोस में डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया कि अगर ओपेक कम करे तेल की कीमतें तो खत्म हो जाएगी रशिया यूक्रेन युद्ध। जी हाँ, उन्होंने कहा कि वो सऊदी अरबिया और ओपेक यानी तेल निर्यातक देशों के संगठन से तेल की कीमतें कम करने के लिए कहेंगे। अगर ये कीमतें कम हो जाती है तो रशिया यूक्रेन युद्ध तुरंत समाप्त हो जाएगा। वहीं बता दें दोस्तों, उधर यूनुस सरकार ने रोहिंग्या की एंट्री रोकी तो इधर चुभ रही है भारत के साथ उसकी बाड़बंदी। 3 हफ्ते बाद होगी बांग्लादेश से आमने सामने बातचीत। दरअसल बांग्लादेश की मोहम्मद यूनुस सरकार के 2 चेहरे अब तक सामने आए हैं। एक तरफ बांग्लादेश के अधिकारी भारत की ओर से बॉर्डर फेंसिंग पर आंसू बहा रहे हैं, तो दूसरी तरफ वही अधिकारी म्यांमार से लगे बांग्लादेश बॉर्डर को बंद करने में लगे हैं। शेख हसीना के पतन के बाद से भारत में बांग्लादेश बॉर्डर से अवैध घुसपैठ के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, जिसको रोकने के लिए भारत सरकार की ओर से बॉर्डर फेंसिंग का काम शुरू किया गया था। भारत की बाड़ेबंदी बांग्लादेश को इतनी चुभी कि उसने भारत के दूत को तलब करके अपनी चिंताएं रख दी। अवैध घुसपैठ को रोकने के लिए भारत की ओर से उठाए जा रहे कदमों को बांग्लादेश 1975 के बॉर्डर समझौते का उल्लंघन बता रहा है और वहीं अपने देश में आने वाले रोहिंग्या को गिरफ्तार कर रहा है। 5 जनवरी को बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश ने करीब 36 रोहिंग्या को गिरफ्तार करके वापस म्यांमार भेज दिया। ऐसे में बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश यानी बीजीबी के डायरेक्टर मेजर जनरल मोहम्मद अशरफुज्जमा सिद्दीकी, सीमा सुरक्षा बल बोले तो बीएसएफ के प्रमुख दलजीत सिंह चौधरी की 16-19 फरवरी के दौरान बैठक होने की उम्मीद है। बहरहाल मोहम्मद यूनुस के इस डबल स्टैंडर्ड फॉलो करने के लिए और उनके इस 2 चेहरे के लिए आप क्या जवाब देना चाहेंगे दोस्तों? लेकिन सामने लाइक का बटन अगर आप भी मानते हैं कि अपना भारत बांग्लादेश जैसे 1000 देशों को अकेले नचा सकता है तो बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो को सबसे पहले लाइक कर दीजिए दोस्तों, अभी तक लाइक नहीं किया है तो वहीं बता दें एक नया खुलासा हुआ है रिपोर्ट में कि अब बांग्लादेश के छात्र भी मान रहे हैं कि मोहम्मद यूनुस से नहीं संभल रहा है बांग्लादेश। छात्रों को हो रहा है अफसोस। जी हाँ, आखिर किसको अंतरिम सरकार में लाकर बैठा दिया है। बांग्लादेश में पिछले साल हुए प्रदर्शन की मुख्य वजह बेरोजगारी थी। इस प्रदर्शन के 6 महीने के बाद यहाँ के हालात लगातार खराब होते जा रहे हैं। शेख हसीना सरकार के जाने के बाद और ज्यादा हालात खराब होते जा रहे हैं। समाचार एजेंसी AFP ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि इस प्रदर्शन का हिस्सा बनने वाले वो छात्रों का सपना टूटता हुआ नजर आ रहा है। AFP को ढाका विश्वविद्यालय के छात्र मोहम्मद रिजवान चौधरी ने मोहम्मद यूनुस की कार्यवाहक सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि युवाओं के लिए बहुत कम कदम उठाए गए हैं यूनुस के द्वारा। हमें अफसोस हो रहा है कि मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में भी हमारा बांग्लादेश डूबता जा रहा है। जी हाँ, यानी कि इससे एक चीज तो तय है दोस्तों कि छात्रों का मन बदल जरूर जाएगा कि मोहम्मद यूनुस से बेहतर तो शेख हसीना ही थी। वहीं आपको बता दें ब्रिटेन के इलाके में घुसा रशिया का खुफिया जहाज, मची खलबली। रक्षा मंत्री ने पुतिन को दे दी चेतावनी। जी हाँ, समुद्र के अंदर संचार केबलों की सुरक्षा को लेकर बढ़ती चिंता के बीच रशिया ने ब्रिटेन में खलबली मचा दी। रशिया का एक जासूसी जहाज ब्रिटेन के समुद्री इलाके में देखा गया, लेकिन ब्रिटिश रॉयल नेवी ने भी अपनी ताकत को दिखाते हुए अपने पनडुब्बी को पानी से बाहर निकाल लिया, जिसकी वजह से रशिया के जहाज को बेरंग वापस लौटना पड़ गया। ब्रिटेन के रक्षा मंत्री जॉन हेली ने सोमवार यानी 20 जनवरी को इस घटना की जानकारी दी। जॉन हेली रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को चेतावनी दी और कहा कि हम आपको देख रहे हैं, हमें पता है कि आप क्या कर रहे हैं, हम इस देश की रक्षा के लिए कड़ी कार्रवाई से पीछे नहीं हटेंगे। रूस के इस जासूसी जहाज को यांतर के नाम से जाना जाता है, जो बीते कुछ महीनों में दूसरी बार ब्रिटेन की समुद्री इलाके में देखा गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक रशिया का यह जहाज ब्रिटिश समुद्र के जिस क्षेत्र में था, ठीक उसके नीचे महत्वपूर्ण अंडर सी केबल लगी हुई है। जॉन हिली ने कहा कि जहाज यंत्र का उपयोग खुफिया जानकारी इकट्ठा करने और यूनाइटेड किंगडम के महत्वपूर्ण पानी के नीचे के बुनियादी ढांचे का मानचित्रण जानने के लिए किया जा रहा था। दोस्तों वहीं बता दें जर्मनी के हाथ लगी भारत की सबमरीन डील स्पेन का पत्ता हुआ साफ। आखिर कितनी ताकतवर होगी नौसेना की यह नई पनडुब्बी? बता दें भारतीय नौसेना की बहुप्रतीक्षित AIP पनडुब्बी डील को लेकर बहुत बड़ी खबर सामने आई है। ऐसा प्रतीत होता है कि जर्मन फर्म थीसेन क्रूप मरीन सिस्टम ने भारतीय AIP पनडुब्बी के कॉन्ट्रैक्ट को जीत लिया है। थीसेन क्रूप AG भारत के मझगांव डॉग शिप बिल्डर्स लिमिटेड के साथ मिलकर भारत में ही 6 पनडुब्बियों का निर्माण करेगा। इससे पहले इस डील के लिए स्पेन की कंपनी नवंतिया भी एक दावेदार थी। कॉन्ट्रैक्ट जीतने के बाद नवंतिया भारत के L&T के साथ मिलकर इन पनडुब्बियों का निर्माण करने वाला था। हालांकि भारतीय रक्षा मंत्रालय ने नवंतिया के प्रस्ताव को खारिज कर दिया है, क्योंकि वह भारतीय नौसेना की आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं था। वहीं बता दें पाकिस्तान में अब सरकार, सेना और जुडिशरी की आलोचना करना होगा अपराध लगेगा।
लगेगा 20 लाख का जुर्माना। जी हाँ, पाकिस्तानी सदन के निचले सदन नेशनल असेंबली ने बृहस्पतिवार को साइबर कानून में विवादास्पद बदलाव को मंजूरी दे दी है, जिसके तहत फर्जी खबर फैलाने पर 3 साल तक की जेल और 20 लाख पाकिस्तानी रुपए का जुर्माना हो सकता है। इस बिल में सरकार, सेना और न्यायपालिका की आलोचना करने वालों को भी दंडित करने का प्रावधान शामिल है। बिल में कहा गया है कि आलोचना से जुड़ी सामग्री सोशल मीडिया पर पोस्ट करने वाले व्यक्तियों या संगठनों को भी इन प्रतिबंधों का सामना करना पड़ सकता है। डॉन की रिपोर्ट के मुताबिक प्रस्तावित कानून में कहा गया है कि गलत सूचना फैलाना अब एक आपराधिक अपराध होगा, जिसके लिए 3 साल तक की जेल और 20 लाख पाकिस्तानी रुपए का जुर्माना हो सकता है। हालांकि विपक्षी दलों और सदन की कार्यवाही को कवर करने के लिए मौजूद पत्रकारों ने बिल पेश होते ही सदन से और इस बिल का बहिष्कार कर दिया। दोस्तों, जैसा कि आप जानते ही हैं, हाल ही में कुछ यूट्यूबर्स, जो पाकिस्तानी यूट्यूबर्स है, जो भारत का सपोर्ट करते थे या भारत की तारीफ में बातें कहते थे, उनको जान से मारने की धमकी दी जा रही है और साथ ही साथ उनको किडनैप भी कर लिया गया था। और अब इस प्रकार से इस नए कानून ने वाकई में यह दर्शा दिया है कि उन रिपोर्टरों को जेल तक पहुंचाने का शहबाज सरकार ने रास्ता साफ कर लिया है। इस नए प्लानिंग के तहत जो वाकई में पाकिस्तानी मीडिया को मजबूर कर देगी कि वो जबरदस्ती ना चाहते हुए भी शहबाज सरकार की तारीफ करे। तो दोस्तों, वहीं आपको बता दें, गाजा में जिंदा निकला हमास का टॉप कमांडर फैयाद। इजराइल कर रहा था मारने का दावा। जी हां, गाजा पट्टी में चल रहे संघर्ष के बीच इजराइल के लिए एक चौंका देने वाली खबर सामने आई है। दरअसल गाजा में हमास का एक टॉप कमांडर खुलेआम देखा गया, जिसको लेकर इजराइल का दावा था कि उसे मार दिया गया है। हाल ही में लागू किए गए संघर्ष विराम के बीच हमास के टॉप सीनियर कमांडर हुसैन फैयाद की वापसी ने इजराइल के लिए नई चिंताओं को जन्म दे दिया है। इजरायली सेना ने फैयाद के मारे जाने का दावा किया था, लेकिन वो हाल ही में एक वीडियो में सामने आया और उसने कहा कि हमास इस संघर्ष में विजयी हुआ है। वहीं बता दें, आखिर क्यों नेतन्याहू ने डोनाल्ड ट्रंप से मांगी मोहलत, सिर्फ 30 दिन और दे दो मुझे, लेबनान छोड़ देंगे। जी हां, इजराइल और लेबनान आतंकी हिजबुल्लाह के बीच बीते पिछले साल 27 नवंबर को सीज फायर हुआ था। सीज फायर की शर्त के मुताबिक इजराइल को 26 जनवरी तक अपनी सेना वापस लानी है, लेकिन इजराइल अभी भी पूरी ताकत के साथ लेबनान में डटा हुआ है। इस बीच इजराइल ने डोनाल्ड ट्रंप से 30 दिन और मांगे हैं। पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने अमेरिका से कहा है कि वो सिर्फ 30 दिन और चाहता है, तब तक उसकी सेना को लेबनान में अपना काम करने दिया जाए। वहीं बता दें, सऊदी अरबिया को डोनाल्ड ट्रंप ने दिया ऐसा ऑफर कि सुनकर आप भी हो जाएंगे ट्रंप के फैन। कहा, आप हमारा सामान खरीद लो, मैं पहले विदेश यात्रा पर आपके देश आऊंगा। जी हाँ दोस्तों, चर्चा है कि डोनाल्ड ट्रंप के बतौर राष्ट्रपति पहले दौरे की कयास लगाए जा रहे कि ट्रंप अपनी पहली आधिकारिक यात्रा के लिए किस देश को चुनेंगे। तो इस सवाल का जवाब खुद डोनाल्ड ट्रंप ने एक गजब ऑफर के साथ दिया है। ट्रंप ने पहली विदेश यात्रा को लेकर सऊदी अरब को ऑफर दिया है। पत्रकारों के सवाल के जवाब में ट्रंप ने कहा कि अपने दूसरे कार्यकाल में वो पहली विदेश यात्रा सऊदी अरबिया की कर सकते हैं, लेकिन इसके बदले में उनकी एक शर्त है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अगर सऊदी अरबिया 450 से 500 अरब डॉलर के अमेरिकी प्रोडक्ट्स खरीदता है तो वो अपनी पहली आधिकारिक विदेश यात्रा में सऊदी अरबिया जा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, वहीं आपको बता दें कि इराक में अब 9 साल की मासूम बच्चों की भी हो जाएगी शादी, बदल गया वहाँ कानून। दोस्तों, इराक में बाल विवाह को प्रभावी रूप से वैध कर दिया गया है। इसके तहत दशकों पुराने कानूनों में संशोधन के बाद अब 9 साल की उम्र में लड़कियां वहां विवाह कर सकती हैं। इराक में हुए इस बदलाव के बाद इसके विनाशकारी प्रभावों को रोकने के लिए विरोध प्रदर्शन भी शुरू हो गए। देश में विवाह के लिए पिछली न्यूनतम आयु 18 वर्ष थी। इराक में नए संशोधन के बाद मौलवियों को विवाह, तलाक और बच्चों की देखभाल समेत पारिवारिक मामलों पर फैसला लेने का अधिकार दिया गया है। कानून के सबसे प्रमुख विरोधियों से एक वकील मोहम्मद जुम्मा ने कहा कि हम इराक में महिलाओं और बच्चों के अधिकारों के अंत तक पहुंच चुके हैं। इराकी पत्रकार साजा हाशिम ने कहा, यह तथ्य है कि महिलाओं के भाग्य फैसला मौलवियों के हाथ में है। मुझे एक महिला के रूप में अपने जीवन में आने वाली हर चीज से डर लगता है। जी हाँ, वाकई में इराक द्वारा जारी किए गए इस कानून को आप मानते हैं कि ये बहुत ही भयावह कानून है? तो दोस्तों, इस मुद्दे पर अपनी राय अवश्य दीजिएगा। तो वहीं आपको बता दें, भारत में भिड़ेंगे दुनिया के 2 सबसे शक्तिशाली लड़ाकू विमान। कौन होगा कितना ताकतवर, बता दें। भारत में जल्द ही दुनिया के 2 सबसे शक्तिशाली लड़ाकू विमान सुखोई 57 और F-35 शक्ति प्रदर्शन करने वाले हैं। ये भिड़ंत एरो इंडिया 2025 में होने वाली है। इसके लिए दोनों देशों के लड़ाकू विमान जल्द ही भारत पहुंचने वाले हैं। ऐसे में सुखोई 57 और F-35 दोनों ही 5वीं पीढ़ी के स्टील्थ फाइटर जेट हैं। सुखोई 57 एक ट्विन इंजन रूसी विमान है, जबकि F-35 एक सिंगल इंजन अमेरिकी विमान है। दोनों को हवाई श्रेष्ठता और स्ट्राइक मिशन के लिए डिजाइन किया गया है। तो उधर आपको बता दें, डोनाल्ड ट्रंप के पहले ही फैसले से बुरा फंस गया पाकिस्तान, कैसे बढ़ाएगा दोस्ती का हाथ। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप ने अभी अमेरिका की सत्ता संभाली ही है कि उनके एक फैसले ने पाकिस्तान को परेशान कर दिया। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रपति बनते ही बाइडेन कार्यकाल के रिफ्यूजी प्रोग्राम को निरस्त कर दिया है। इस प्रोग्राम के तहत पाकिस्तान में फंसे हुए अफगानी शरणार्थियों को अमेरिका में सेटल करवाना था। बाइडेन प्रशासन ने पाकिस्तान से कहा था कि कुछ ही समय में अमेरिका सारे शरणार्थियों को शरण दे देगा, लेकिन उनकी सत्ता रहते हुए ऐसा नहीं हो पाया। ये सभी शरणार्थी अफगानिस्तान से उस समय भागकर पाकिस्तान आ गए थे जब वहां
वहाँ तालिबान ने सत्ता पलट करते हुए अपनी हुकूमत का ऐलान कर दिया था। ऐसे में पाकिस्तान इंतजार करता रहा कि अमेरिका कब इन 25,000 अफगानी शरणार्थियों को सेटल करेगा। उधर डोनाल्ड ट्रंप ने सत्ता में आते ही सब कुछ उलट पलट कर दिया। ऐसे में अगर पाकिस्तान इस मामले में ज्यादा कड़ी प्रतिक्रिया देता है तो ट्रंप के कार्यकाल के शुरू होते ही दोनों देशों के रिश्तों में खटास आनी शुरू हो सकती है। वहीं बता दें, पाकिस्तान में हिंदुओं को मिला नया एटीएम कार्ड, हर 3 महीने में 10,500 रुपए देगी मरियम नवाज। जी हां, पाकिस्तानी पंजाब की मुख्यमंत्री मरियम नवाज ने पाकिस्तान का पहला मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक कार्ड लॉन्च कर दिया। ऐवान इकबाल कॉम्प्लेक्स में आयोजित इस प्रोग्राम में हिंदू, सिख और ईसाई समुदायों को के पुरुष और महिलाओं समेत अन्य लोगों ने हिस्सा लिया। पंजाब की मरियम नवाज सरकार ने पिछले दिनों सूबे के 50,000 परिवारों को हर तिमाही 10,500 लगभग 3,200 रुपए भारतीय के हिसाब से देने का वादा किया है। साथ ही कहा था कि अगले कुछ वर्षों में यह रकम बढ़ा दी जाएगी। वहीं बता दें, केजरीवाल की सुरक्षा में तैनात पंजाब पुलिस को वापस भेज दिया गया। दिल्ली पुलिस ने कहा Z+ सिक्योरिटी के दौरान पूरी बात आपको बता दें, दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के नेशनल कन्वीनर अरविंद केजरीवाल की सुरक्षा में तैनात पंजाब पुलिस के जवानों को वापस बुला लिया गया है। दरअसल पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है और पार्टी का प्रमुख होने की वजह से पंजाब पुलिस केजरीवाल को सुरक्षा दे रही थी। पंजाब पुलिस महानिदेशक गौरव यादव ने कहा कि समय समय पर हमें मुख्यमंत्री भगवंत मान और अरविंद केजरीवाल को धमकियों की रिपोर्ट मिलती रहती है और हम उन्हें संबंधित एजेंसियों के साथ साझा करते हैं। उन्होंने पटियाला में संवाददाताओं से कहा कि आज दिल्ली पुलिस और चुनाव आयोग के निर्देशों का पालन करते हुए हमने केजरीवाल जी की सुरक्षा में पंजाब पुलिस के जवानों को वापस बुला लिया है। पंजाब के डीजीपी ने कहा कि हमने अपनी चिंताएं बताई है, हम उनके संपर्क में रहेंगे, हम दिल्ली पुलिस के साथ अपने इनपुट्स शेयर करते रहेंगे। ऐसे में दिल्ली पुलिस के स्पेशल सीपी सिक्योरिटी के अधिकारियों ने पत्र लिखकर दिल्ली के आसपास पंजाब पुलिस की आवाजाही के बारे में सवाल उठाए थे। दिल्ली में फरवरी में विधानसभा चुनाव होने और पंजाब में आम आदमी पार्टी सरकार, ऐसे में पंजाब के आम आदमी पार्टी के बड़े नेता दिल्ली विधानसभा चुनाव में प्रचार के लिए दिल्ली आ रहे हैं। दोस्तों वहीं आपको बता दें, दिल्ली चुनाव में योगी जी की हुई एंट्री जिसने बढ़ा दिया सियासी पारा। दोस्तों दिल्ली के चुनाव में सीएम योगी जी की एंट्री हो चुकी है। बीजेपी की तरफ से सीएम योगी ने धुआंधार प्रचार शुरू कर दिया है। चुनाव प्रचार के पहले ही दिन यूपी के सीएम ठीक उसी दिशा में आगे बढ़े हैं जिसके लिए वो जाने जाते हैं। सीएम दिल्ली में किराड़ी, करोल बाग के बाद जनकपुरी में एक के बाद एक जनसभाओं को संबोधित किया। सीएम की एंट्री के साथ ही बीजेपी के उस रणनीति की भी एंट्री हो गई जिसके लिए बीजेपी जानी जाती है। योगी की एंट्री से दंगा, रोहिंग्या के साथ ही बटोगे तो कटोगे से दिल्ली का सियासी पारा चढ़ गया। जी हाँ दोस्तों, इसी बीच ये देवी की सारी बड़ी खबरें, आपको खबर कैसी लगी कमेंट बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ में इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कहते हुए वीडियो को दोस्तों, भाइयों में, साथियों, रिश्तेदारों में शेयर अवश्य कर दीजिएगा। मिलता है अगली बड़ी खबर में दोस्तों, और यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।